हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फ्रॉम कंप्लीट बिजनेस स्टडीज। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मैंने इस पूरे बिजनेस स्टडीज के जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, 12 चैप्टर्स है बेसिकली हमारे पास, ठीक है ना। तो सब में से जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बनती हैं या तो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं या फ्यूचर में उनके आने के क्या है काफी ज्यादा चांसेस हैं, वो सारे के सारे हर चैप्टर में से निकालकर इस वीडियो सीरीज के अंदर मैंने डाल दिए। तो देखो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 आज आ जाएगा, पार्ट 2 कल आएगा और उसके अगले दिन पार्ट 3 आ जाएगा। तो अगर आपने एक बार अपना पूरा बिजनेस स्टडी को पढ़ लिया है और रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें 100% कवरेज कर दी है आपकी हर केस स्टडी की। क्योंकि अगर आपने एक बार 100 केस स्टडीज पढ़ ली ना अच्छे से, तो उसके बाद आपको और कोई भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं। या अगर आपने रिवीजन नहीं शुरू किया अभी आप तक, तब भी आप एक बार जरूर देखो, क्योंकि मैंने हर केस स्टडी के साथ उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी है और इस हिसाब से केस स्टडीज बनाई है ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है ना। तो पार्ट 1 आज हम करेंगे, जिसके अंदर हम 30 से 40 के करीब केस स्टडी देखेंगे। फिर पार्ट 2 में भी इतनी और पार्ट 3 में भी इतनी केस स्टडी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो ये है कि मिस्टर रोहित who was an employee in Seven Cosmetics Limited was able to produce the goods in time। देखो क्या बोला क्वेश्चन ने कि वो टाइम पर गुड्स तो प्रोड्यूस कर देता है बट एट हायर कॉस्ट। तो मिस्टर रोहित क्या होगा? क्या मिस्टर रोहित इफेक्टिव है? क्या मिस्टर रोहित एफिशिएंट है? क्या इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है? ना ही इफेक्टिव है और ना ही क्या है, एफिशिएंट है। तो इस चीज को समझने पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है। तो देखो आपको पता है इफेक्टिव कौन होता है? इफेक्टिव होता है जो काम को किसी भी तरीके से कर दे, चाहे उसके ऊपर कॉस्ट क्या हो, ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। और एफिशिएंट कौन होता है? जो काम को करे लेकिन उसके ऊपर जो खर्चा है उसको क्या करे, कम करे, ठीक है ना। तो अब इस केस में मिस्टर रोहित क्या है? मिस्टर रोहित जो है, ध्यान से देखना है, देखो हमें लगेगा कि मिस्टर रोहित क्या है, इफेक्टिव है। नहीं, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो व्हाट इज द आंसर? इफेक्टिव तो है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि उसने अपने गोल को टाइम पर पूरा कर दिया, लेकिन वो इनएफिशिएंट है क्योंकि उसके ऊपर उसने कॉस्ट क्या लगा दी, ज्यादा लगा दी। लेकिन अगर हमें केस स्टडी में यह दिया होता कि जो मिस्टर रोहित है उसने गुड को टाइम पर प्रोड्यूस कर दिया ओनली, देन ही विल बी द इफेक्टिव। तो अकेला हम इफेक्टिव लिखते, एफिशिएंट ना लिखते। लेकिन अगर क्वेश्चन ये देता कि उसने टाइम पर प्रोड्यूस भी कर दिया और कॉस्ट भी कम लगी, तो फिर हम क्या लिखते हैं, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। लेकिन इस केस में हमें दोनों चीजों के बारे में बता दिया कि इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंसी के मामले में उसने कॉस्ट ज्यादा लगाई। तो हम आंसर क्या देंगे, अकेला इफेक्टिव नहीं देंगे, हम देंगे इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उसने कॉस्ट क्या लगा दी, ज्यादा लगा दी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर सूरज वर्क एज एन सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। He has been given a target of selling 1200 units of the food packet in a month by offering a maximum of 10% discount to his customer. In order to meet his monthly sale target on the last 2 days of the month, he offers 15% discount to the customer. In the context of the above case, is Suraj effective in his work? देखो सिंपल सी बात है, केस स्टडी को ध्यान से समझना कि जो सूरज था वो सेलमैन था, उसको 1200 यूनिट का टारगेट दिया गया और बोला कि आप मैक्सिमम इनको बेचने के लिए 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो। लेकिन जब उसने मंथली सेल टारगेट अपना पूरा करना था तो उसको पूरा करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने 2 दिन के लिए 15% ऑफर डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो इस केस में क्या सूरज इफेक्टिव है? यस, सूरज इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिंपल क्या पूछा है, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है? यस, इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने अपना काम टाइम पर कर दिया। लेकिन क्या वो एफिशिएंट है? नहीं है। तो हम उसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं। अगर हमें दिया होता ही इज इनएफिशिएंट, यस ही इज इनएफिशिएंट। क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने काम तो पूरा किया लेकिन प्रॉपर टाइम पर नहीं किया, या कॉस्ट क्या लगा दी उसके ऊपर, ज्यादा लगा दी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इन एफिशिएंसी। चलो
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि भावना फील्स दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whereas Pooja argues that management is not required in non-business organization like school, hospital and club. Who is correct? देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने बात करी है किसकी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर हमने फीचर पढ़े थे ना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा उन क्वेश्चन ने क्या बोला कि क्या भावना करेक्ट है या पूजा करेक्ट है। तो नॉर्मल हमें पता है कि हमने फीचर पढ़ा एक मैनेजमेंट का, क्या मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव। तो परवेसिव का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर रिक्वायर्ड है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो। तो कौन है सही, इस केस में भावना सही है। वाई, अगर आपको बोला जाए वाई, क्यों, बिकॉज ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। तो ऐसी केस स्टडीज आएंगे और इन केस स्टडीज को आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि सही आंसर हमारे पास क्या। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मेगा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। द रेवेन्यू मतलब क्या होगा, सेल earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason of less revenue. After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to backward area where labor was available at very low rate. चलो एक तो कंपनी देखो कम मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही थी वाटर हीटर, तो अब उसकी कॉस्ट देखो क्या आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी सेल थी वो उसकी कॉस्ट को कवर कर पा रही थी। तो उसे क्या लगा कि अगर हमें अपनी लेबर कॉस्ट को कम कर देंगे ना तो हमारा शायद फायदा हो जाए। तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहां पर शिफ्ट कर दिया, बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दिया, व्हेन लेबर वाज अवेलेबल एट वेरी लो रेट। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या किया, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। This will not only help in covering the risk but also help in meeting their other objective too. Identify and explain the objective of management discuss. देखो जब भी आपने केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या मांग रहे हैं, मतलब वो हमें किस चीज का, आपको ये जो क्वेश्चन केस स्टडी होगी ना वो बहुत चीजों के बारे में बता सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले नीचे आप आंसर में देखो कि क्वेश्चन जो हमें केस स्टडी है इसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि निकालना किस चीज के बारे में हमने बताना है। तो उन्होंने पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो साथ के साथ हम ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव है। कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सोशल मतलब सोसाइटी को बेनिफिट, कोई ऐसा काम करे जिससे सोसाइटी का क्या हो, फायदा हो, ठीक है। और पर्सनल जो कंपनीज के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका फायदा हो। तो अब उन्होंने क्या बोला कि आप इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रखे हैं, आप उसके बारे में बताएं। तो देखो सबसे पहले तो सिंपल उन्होंने बोला कि कंपनी का खर्चा नहीं निकल रहा, तो उसकी वजह से कंपनी ने क्या कर दिया, अपनी लेबर कॉस्ट को कम करना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर कहां पर लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर बैकवर्ड एरिया में लगा दिया, जहां पर लेबर जो होगी वो क्या होगी, लो रेट के ऊपर होगी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, देखो पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं, सोलर वाटर हीटर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की प्रोडक्शन क्या हो, धीरे धीरे कम हो। तो एक तरीके से सोसाइटी का भी क्या कर रहे हैं, वो बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनका रिस्क कवर नहीं होगा। अदर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, सोशल, जो उनका सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर कहीं भी हमारे पास पर्सनल की बात हुई नहीं हुई। तो इसके अंदर, इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए, और तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे और सोशल के लिए इस लाइन को, कि वो सोलर हीटर की मैन्युफैक्चर कर रही है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। चलो तो नेक्स्ट अगली केस स्टडी देखते हैं। अगली केस स्टडी हमारे पास कि रियल अलायंसेस लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन इंडिया। इट इज एबल टू अर्न एडुकेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मतलब अच्छा खासा वो पैसा कमा रही है। Its capital base, number of employees, and production turnover has increased manifold over the year. The rate of the profitability of the business is also credible.
The employee of the company are happy and satisfied with their remuneration, working condition, promotion policies. As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to special abled person and promoting literacy in the village adopted by it. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें भी किसके बारे में बात करनी है? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो तीन ऑब्जेक्टिव है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। तो हमने इसमें देखना है कि किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी और लाइन को क्या करना है? कोट करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कोट करने का मतलब क्या होता है कि कौन सी लाइन आपको आपके इस ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियरली बता रही है, किस लाइन से आपको पता चलता है। तो देखो हमें क्या पता चला कि इट इज एबल टू अर्न रेवेन्यू कॉस्ट, और उन्होंने क्या कर दिया, उसका जो कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो क्या हुआ, लगातार बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रही है? कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि प्रॉफिट तो हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, सर्वाइवल भी हुआ। देखो पहले क्या बात करी कि अपना सर्वाइवल, रेवेन्यू टू कॉस्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है ना, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की। अब एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशन। तो ये किसके बारे में बात करी उन्होंने? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब as a part of its moral obligation, company has taken many initiative to provide employment to specially abled person। मतलब सोसाइटी का भी क्या कर रही है, वो भला कर रही है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला, कौन सा ऑब्जेक्टिव था? सोशल ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी, कोब लिमिटेड। She uses her creativity and initiative in handling challenging situations at work. The knowledge gained by her during her student days at a renowned management institute, as well as through her observation and experience over the year, applied by Hema in a skillful manner. In the context of the realities of a situation, she often read books and other literature in various field of management to keep her knowledge updated। तो अब देखो हमने ये केस स्टडी तो पढ़ ली। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, देखो जब भी मैंने तो आपको केस स्टडी पढ़ी है ना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन के एंड के अंदर देखना है कि भाई हमें क्या बता रखे हैं, कैसे आप इजी तरीके से केस स्टडी को सॉल्व करोगे। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन ने कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट बनाओ। तो नेचर फटाफट हमें याद आया दिमाग के अंदर कि मैनेजमेंट की नेचर कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। या तो आर्ट, या क्या होगी साइंस, या क्या होगा मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि भाई कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन। तो देखो अब हेमा था एक मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर थी अपनी कंपनी की, तो उसको सारा पता। अब हमें कैसे पता चला कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, वेल है? तो हमने फिर इस केस स्टडी को पढ़ना है। तो उसके बाद हमने वो लाइन को क्या कर देना, कोड, और हमने इस चीज को माइंड में रखना है कि हमें नेचर के बारे में पता करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि नॉलेज गेन्ड बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट एट रिनाउंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और उसने अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस को एप्लीकेबल किया किसके अंदर? स्किलफुल मैनर के अंदर। तो ये क्या है? इट इज एन आर्ट, बिकॉज आर्ट के अंदर क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट के अंदर क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। जब आप उस पर्टिकुलर बुक्स को स्टडी करके अपने खुद के स्किल तरीके से क्या करते हो, उसको अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट। लेकिन साइंस में क्या होता है? एक सिस्टमैटिक स्टडी थी, बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें आप देखते थे कि आपकी वो चीजें जो अप्लाई हो रही है वो यूनिवर्सल अप्लाई हो। और प्रोफेशन में क्या होता? रूल्स एंड रेगुलेशन होते, एथिकल कोड्स होते, ठीक है ना। लेकिन इसमें किसकी बात करी गई है? इसमें बात करी गई मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और किस लाइन को कोट करके मैं पता चला? हेमा इज इन स्किलफुल मैनर। चलो तो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि धर्म इज अ वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। ही ओज द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस टू हिज ओन एजुकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखो चलो इसको हम केस स्टडी की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है। एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसीडर मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। क्रिटिकल एक्सपेंस examine the various reasons because of which management is not considered to be full-fledged profession। तो ये भी मैनेजमेंट की नेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं कि धर्म इज अ वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। मतलब वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है। ही ओज द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस टू हिज ओन एजुकेशन। मतलब उसको क्या लग रहा है कि उसके बिजनेस की सक्सेस किया क्योंकि उसको खुद की नॉलेज थी, उसके मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड। देयरफॉर उसने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइड टू सेंड बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन धनुष एंड दामिन abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise।
ठीक है ना, कि दोनों को कहाँ भेजेगा वो फॉरेन के अंदर, ताकि वो मैनेजमेंट के अंदर अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग डिग्री ले सके। ही फील दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। उसको क्या लग रहा है कि भाई जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो लगातार क्या होती है, ये बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है और एक डिसिप्लिन बन रहा है, मतलब एक प्रॉपरली लोग उसको फॉलो कर रहे हैं मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन की तरह। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, नॉर्मली मैनेजमेंट चलती थी कि कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, लेकिन अब उसको क्या लग रहा है कि ये भी एक अच्छा एरिया है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। फिर भी अभी इसको हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मानते फॉर सर्टेन रीजन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर मैनेजमेंट एज एन डिसिप्लिन। देखो मैनेजमेंट को डिसिप्लिन धर्म क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने क्या देखा। देखो डिसिप्लिन का मतलब, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब एक नॉर्मल वे के अंदर आप एक चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, तो मैनेजमेंट को, तो जो धर्म है उसको क्यों लगता है कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, बिकॉज उसके अंदर उसने देखा कि सारे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट की ग्रोथ हो रही है। और जो उसने अपने खुद के ऊपर भी देखा कि उसकी एजुकेशन ने उसके बिजनेस को ग्रोथ करी। तो मतलब अगर वो किसी चीजों को, किसी रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेगा ना खुद पढ़कर, तो उससे उसका बिजनेस क्या करेगा, 2 टाइम 3 टाइम 10 के फॉलो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो उसे लगा इट इज एन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो और उसके हिसाब से जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से उसको काम करो, तो वो चीज आपके बिजनेस को ग्रो करेगी ही करेगी। तो इस वजह से मैनेजमेंट क्या, धर्म को क्या लगता है मैनेजमेंट क्या है, एक डिसिप्लिन है। एंड क्रिटिकल एग्जामिन द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी फुल फ्लेज प्रोफेशन। उन्होंने कहा कि क्रिटिकली एग्जामिन करो कि क्यों मैनेजमेंट को हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मानते। देखो ये हमने बोला है कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं। क्या कारण है कि प्रोफेशन नहीं है। देखो सबसे पहले प्रोफेशन के अंदर क्या आता है, अगर कोई भी चीज प्रोफेशन होती है तो उसमें क्या आता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस आती है, या उनकी एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे अगर हम बात करें, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो इन सभी की एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। लेकिन प्रोफेशन की ऐसी एज सच कोई डिग्री है। देखो अभी हमें पता है कि एमबीए एक डिग्री है, लेकिन अभी वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं है। अभी भी कोई भी व्यक्ति को हम मैनेजमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, कोई इसकी पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। एमबीए सिर्फ एक वो तरीका है जो आपको बताती है कि मैनेजमेंट को कैसे करना है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड डिग्री नहीं है। तो इस वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ एमबीए वाला ही कोई भी कर सकता है। आजकल देखा होगा इंजीनियर हो गए, डॉक्टर, वो भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ लॉयर ही लॉ की प्रैक्टिस करेगा, या सिर्फ डॉक्टर जिसके पास डिग्री होगी वही उसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये कारण हो गया हमारे पास कि वो फुल फ्लेज प्रोफेशन ना होने का। दूसरा कारण क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो हमें पता है डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन होती है आईसीएमआर, लॉयर्स की एसोसिएशन होती है जिसको बोलते हैं बार काउंसिल, ठीक है ना। इन सबकी एक एसोसिएशन होती है, लेकिन क्या एमबीए वालों की कोई एसोसिएशन है, कोई मैनेजमेंट की एसोसिएशन है? नहीं, इनकी कोई भी एसोसिएशन नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा ये एमबीए मैनेजमेंट है, इट इज नॉट अ 100% प्रोफेशन। प्रोफेशन की कुछ चीजें हैं कि इसका मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। इसके अंदर प्रॉपर स्टडी ऑफ नॉलेज होता है जैसे प्रोफेशंस में होता है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। इस वजह से मैनेजमेंट इज नॉट एन प्रोफेशन। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास कि ऋषि शर्मा has recently joined ABC Limited company and manufacturing air conditioner. He found that his department was understaffed. कि उसका डिपार्टमेंट जो है वो अंडरस्टाफ्ड है एंड अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड इट्स कोऑपरेशन विद ईच डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव्ड। आइडेंटिफाई द लेवल, किस लेवल पे काम कर रहा है। देखो हमारे पास अब लेवल की बात आ रही है मैनेजमेंट की, तो 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। अब टॉप लेवल का काम क्या होता है, टॉप लेवल का काम पूरी कंपनी को चलाना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। मिडिल का काम क्या होता है, मिडिल का काम होता है अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली चलाना। तो ये किसकी बात करी थी इसने, ऋषि ने डिपार्टमेंट करी थी कि उसका डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ है, तो उसको बाकियों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो इट मींस ऋषि किस लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है और उसको लगता है कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर उसको कॉपरेशन करना है, ठीक है ना। तो ऋषि किस लेवल पे है, मिडिल लेवल के ऊपर। चलो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि गीतिका इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द बैंक। किस लेवल पे काम कर रही है, देखो ओवरऑल ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला तो नहीं बनाएगा,
वो तो पूरे बैंक की क्या कर रही है गीतिका, प्राइवेट सेक्टर बैंक की पूरे गोल्स, उनके लिए पूरे रूल्स फॉलो कर, मतलब एक पूरी पॉलिसीज बना रही है। तो वो किस लेवल पे काम कर रही है, टॉप, क्योंकि टॉप का मेन काम क्या होता है, टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा करना, और फिर डिपार्टमेंट में एलोकेट करना, और अपने डिपार्टमेंट को चलाने का काम किसका होगा, मिडिल का, और आगे जाकर वर्कर सुपरवाइजर से काम करवाने का काम किसका, मतलब वर्करों से काम करवाने का मेन कौन करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मोनिका इज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी सेलिंग कंप्यूटर। शी प्लान द टारगेट सेल ऑफ 2000 कंप्यूटर पर मंथ। उसने क्या प्लान किया कि 2000 कंप्यूटर पर मंथ टारगेट किया जाएगा। शी एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैरी आउट द प्लान। शी हैज 6 salesmen वर्किंग अंडर हर। She worked with him, guiding him, motivate them to achieve the target sales. At the end of the month, after comparison of actual sale with the target sale, she found that actual sale exceed the target sale. तो आइडेंटिफाई करना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें किसके बारे में बात करी गई है, फंक्शंस के बारे में। तो क्या होते हैं मैनेजमेंट के, 5 फंक्शंस होते हैं, कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे पास क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लाइंस को कोट करो और देखो किस किस फंक्शन के बारे में बात करी। तो पढ़ते हैं ऊपर से। तो मोनिका एक मैनेजर है कंपनी के अंदर, ठीक है ना। शी प्लान द टारगेट सेल, तो टारगेट बनाया उन्होंने 2000 कंप्यूटर का। तो क्या करी है, प्लानिंग। तो इस लाइन से हमें किसके बारे में पता चला, इस लाइन से हमें पता चला प्लानिंग के बारे में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि शी एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैरी, मतलब अब क्या कर दिया, रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया। मतलब इस लाइन से किसके बारे में पता चला, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। शी हैज 6 सेलमैन वर्किंग अंडर हर। तो ये क्या है, स्टाफिंग, कि स्टाफ भी प्रॉपर है। शी वर्क्स विद देम, गाइडिंग एंड मोटिवेट देम टू अचीव द टारगेट सेल। यानी कि अब उन्होंने क्या बोला कि उनको गाइड किया, मोटिवेट किया, यानी कि इस फंक्शन के बारे में बात करी, डायरेक्टिंग के बारे में बात करी। देखो डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, किसको, एम्प्लॉइज को जो उसके अंदर काम कर। एंड आखिर में क्या किया, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द टारगेट सेल। तो ये क्या हुआ, कंट्रोलिंग, चेक करना जो हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कौन से फंक्शंस आए, प्लानिंग भी आया, ऑर्गेनाइजिंग भी आया, डायरेक्टिंग भी आया एंड कंट्रोलिंग भी हमारे पास आ गया। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि इन अ कंपनी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% by offering discounts, but the finance department does not approve such discount as it means loss of revenue. These kind of conflict arise in organization because of the lack of one of the concept of management. तो किस कौन सा कंसेप्ट मैनेजमेंट का इसमें लैक कर रहा है, देखो ध्यान से। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या कि सेल्स बढ़ाना 10% डिस्काउंट देकर, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो कौन सा है मार्केटिंग वाला, दूसरा कौन सा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे। आपस में बात नहीं बन रही है, मतलब क्या नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट की बात की गई है, कोऑर्डिनेशन की। देखो कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन होगा डिपार्टमेंट के अंदर, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन जब 2 डिपार्टमेंट आपस में बातचीत ना करें, मतलब उनके बीच में किस चीज बातचीत कर रहे हैं लेकिन 2 अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो किस चीज की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। उस कोऑर्डिनेशन का नुकसान किसको होगा, कंपनी को होगा। तो जो ये कन्फ्लिक्ट है ये किस टाइप के कंसेप्ट को बता रही है, मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट को बता रही है। देखो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की एक बार थोड़ी सी रिवीजन करें। ये चैप्टर क्या था हमारे पास, तो चैप्टर था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को करने के कौन से हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमारे पास 2 व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, एक तो कौन था, फ्योल था, एक कौन था, टेलर था। तो फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें आपको यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चेन, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, ऐसे सारे प्रिंसिपल्स थे आपके पास। और टेलर ने आपको क्या दिया था, टेलर ने आपको कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, like science not rule of thumb, science not rule of thumb। या आपको दूसरा प्रिंसिपल कौन सा दिया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे टेलर ने, और कुछ दी थी आपको टेक्निक्स दी थी कि कैसे अगर आपको बिजनेस को चलाना है तो इन टेक्निक्स को फॉलो करना है। तो वो कौन सी टेक्निक थी? वर्क स्टडी, या फंक्शनल फॉर्मेनशिप, या सिंप्लीफिकेशन एंड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो ये सारी क्या थी? डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स थी जो टेलर ने आपको दी थी ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर सके? अच्छे से चला सके। तो इन प्रिंसिपल्स के अंदर कैसे केस स्टडीज अप्लाई होगी, मतलब किस केस स्टडी के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, क्या वो फ्यूल का है, टेलर का है, और कौन सा प्रिंसिपल है, वो हमने इन केस स्टडीज में देखना है। चलो, तो आपको शायद थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि फ्यूल के और टेलर के प्रिंसिपल क्या है, और अगर कंप्लीट डिटेल में चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको जाकर अच्छे से चेक कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहली केस स्टडी हमारे पास क्या है? दैट प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है, आस्क द फोरमैन टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर पर डे। मतलब उसने क्या बोला फोरमैन को कि 200 स्कूटर पर डे का हमने क्या रखना है? टारगेट रखना है, उसको आपको अचीव करना है। बट ही डिड नॉट गिव द अथॉरिटी ऑफ रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट। लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो जो टूल्स और मटेरियल प्रॉपर्ली लगेगा उस डिपार्टमेंट के लिए, आप उसको क्या कर सको? यूज कर सको। कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन if he is not able to achieve the desired target? Explain briefly the principle relating to that situation. देखो क्या हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर ने, ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने एक टारगेट दिया अपने फोरमैन को कि 200 स्कूटर बनाने हैं, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी, और उसके बाद उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या वो ब्लेम करेगा? नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ कौन सा प्रिंसिपल? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि फ्यूल ने क्या बोला था कि अगर आप किसी को अथॉरिटी नहीं दोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस बात की होगी? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल लेवल के अंदर क्या होनी चाहिए? देनी चाहिए। तभी जाकर क्या होगी? बात बनेगी। तभी जाकर जो मैनेजर्स होंगे या जो वर्कर होंगे वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें रिलेट करता है? हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी क्या है कि इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस। चौक जो थे वो कहां पड़े थे? लाइब्रेरी के अंदर पड़े थे। और जो ऑफिस रिकॉर्ड था वो किसके अंदर पड़ा था? स्टाफ रूम के अंदर पड़ा था। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है? तो देखो, क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। क्या स्पेरिटी क्रॉप है? टीम स्पिरिट है? नहीं है। तो कौन सा प्रिंसिपल है? ऑर्डर। देखो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है जब सभी चीजें उसी जगह पर होगी जिस चीज के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो जो बुक्स हैं वो कहां पर होनी चाहिए? लाइब्रेरी के अंदर। चौक्स हैं वो कहां पर होने चाहिए? हमारे चौक्स हमारे कहां पर होने चाहिए? चौक्स हमारे होने चाहिए ऑफिस के अंदर। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिस के अंदर होंगे, और चौक बेसिकली होंगे स्टाफ रूम या क्लास के अंदर होने चाहिए। तो ये था हमारे पास बेसिकली सेकंड प्रिंसिपल, जिसमें किसकी बात करी थी? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बोलता था? एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर प्लेस। जो उसके लिए कोई चीज है उसी पर रखो उन चीजों को, फालतू में इधर उधर मत करो। चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्या है। द मैनेजमेंट एंड वर्कर हैव एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट वर्कर विल डू ओवरटाइम टू कवर अप द लॉसेस ऑफ द कंपनी। इन रिटर्न द मैनेजर विल इंक्रीज द wages, but management later refused to increase the wages। तो किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? देखो, हुआ क्या कि मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों थे, एक एग्रीमेंट के अंदर वो आए, और उन्होंने क्या बोला कि वर्कर विल डू ओवर टाइम, कि वर्कर क्या करेंगे? ओवर टाइम करेंगे टू कवर अप देयर लॉसेस, और बदले में हम आपको क्या देंगे? एक्स्ट्रा वेजेस देंगे। तो दोनों में बात बैठकर बात हुई, लेकिन जब वर्कर ने काम कर दिया ना तो मैनेजर ने देने से मना कर दिया। तो क्या कौन सा प्रिंसिपल इसमें वायलेट हुआ? अब ध्यान से देखो, क्या ऑर्डर क्या कोई चीज सही रखने की नहीं? स्पेरिटी क्रॉप्स क्या कोई टीम स्पिरिट की बात करिए? आपस में नहीं। टीम स्पिरिट तो नहीं है ना, टीम स्पिरिट तो आपस के अंदर होगी, इंप्लॉइज के अंदर। ये तो मैनेजमेंट और वर्कर की दिक्कत है। क्या इनिशिएटिव पैदा किया? नहीं। तो ये किसका प्रिंसिपल था? डिसिप्लिन। किसकी इसकी कमी है? डिसिप्लिन की कमी। तो डिसिप्लिन मतलब ये नहीं होता कि सभी टाइम से आए नहीं गए। डिसिप्लिन मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट ने डील साइन की है, या जो मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स हैं, या जो वर्कर की कमिटमेंट्स हैं, दोनों उस कमिटमेंट को फॉलो करें, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। तो किस प्रिंसिपल को वायलेट किया है? डिसिप्लिन को वायलेट किया। चलो, नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रिंसिपल क्या है कि इन सिमरन लिमिटेड एन एम्प्लॉय हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज सैलरी, बट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। कि सिमरन लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी लें, लेकिन कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉस्ट कम करें। देयर वाज सम डिस्प्यूट ऑन दिस फॉर अ व्हाइल,
इवेंचुअली लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट वाज गिवन प्रायोरिटी ओवर एम्प्लॉयज। तो किस प्रिंसिपल रिलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर? तो देखो, क्या इसके अंदर कोई सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी हमने? नहीं। क्या कोई इक्विटी इक्वल हमने किया? नहीं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ रहा है तो सबसे पहले जर्नल इंटरेस्ट, मतलब किसका इंटरेस्ट होगा? जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो फ्योल ने क्या प्रिंसिपल दिया था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल का, कंपनी के एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट छोटा है लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट क्या है? बड़ा है। तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी के इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और यहीं पर उन्होंने किया। तो अब सैलरी चाहे ना बढ़ाई जाए बट कंपनी की कॉस्ट, देखो कंपनी काम करेगी तभी तो उनको कुछ सैलरी मिलेगी ना। तो जर्नल इंटरेस्ट प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू सुबॉर्डिनेट इंटरेस्ट। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि नीरज इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन एन आईटी कंपनी। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग, Mehul, his project manager, tell Neeraj that during the course of his work, he will come across many such opportunities, which may tempt him to misuse his power for individual or family benefit at the cost of large general interest of the company। मतलब मेहुल ने नीरज को क्या बोला? मेहुल ने नीरज को बोला कि भाई, आप प्रोजेक्ट मैनेजर था मेहुल, उसने बोला कि आपको ऐसी सिचुएशन, जब आप काम करोगे तो आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी ही करनी पड़ेगी जब आपके पास अपना इंटरेस्ट, आप अपनी पावर को मिसयूज करके अपना इंटरेस्ट, अपनी फैमिली का इंटरेस्ट देख सकते हो और कंपनी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हो। देन इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? ही शुड रेदर एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर, मतलब एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर सेट करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को छोड़कर कंपनी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तो वैसे भी किस प्रिंसिपल की बात की है इसके अंदर? इसके अंदर बात की गई है कौन से प्रिंसिपल की? subordination of individual interest to जनरल इंटरेस्ट। किसको? अपने इंटरेस्ट को छोड़कर कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, एज इट विल रेज द status in the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matter, he should adopt the formal chain of authority and communication. कि जब भी किसी से बातचीत भी करे ना, वो एक फॉर्मल चेन को फॉलो करे। तो मतलब इस लाइन के हिसाब से किस प्रिंसिपल की बात की जा रही है? इसके हिसाब से बात की जा रही है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या बोलता है? फ्योल ने बोला था कि अगर कंपनी को चलाना है तो एक प्रॉपर स्केलर चेन आपको क्या करनी पड़ेगी? फॉलो अप करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन लाइनों को पढ़कर आपको केस स्टडी निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से आते हैं तो उन लाइन को पढ़कर आप इजीली उन प्रिंसिपल के बारे में बता सकते हो। तो दो प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल एंड स्केलर चेन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि राधिका ओपन्स अ ज्वेलरी शोरूम in Jaipur after completing a course of jewelry designing. She has employed 11 person in her showroom. For greater productivity, she divides the work. उसने क्या कर दिया? वर्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल टास्क के अंदर, एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन टू परफॉर्म हिज स्पेशलाइज्ड जॉब। देखो इस लाइन से हमें किस प्रिंसिपल के बारे में बात करना है? हमने इस क्वेश्चन में, देखो अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है ना तो पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज डिमांड है। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा था कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हुए हैं फ्यूल के। तो आपको देखना है कि सबसे पहले लाइन आपने पढ़ी, क्योंकि अगर आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर फिर देखोगे क्या चीज रिक्वायर्ड है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा है पहले ही पढ़ लो। तो उसने क्या किया? She divides the work into small, यानी कि सबसे पहला कौन सा प्रिंसिपल इस लाइन को फॉलो किया? इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगा? डिवीजन ऑफ वर्क। किसको बांट दो? काम को बांट दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में उनको स्पेशलाइज्ड जॉब दे दी। चलो नेक्स्ट क्या किया? द सेल पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग हिम अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सेल पर्सन को एक डील है कि वो क्या कर सकते हैं? 10% तक डिस्काउंट दे सकते हैं अगर उनको डील को क्या करना है? क्लोज करना है, मतलब डील फाइनल करनी है। वेयर एज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट विद राधिका एज द फाइनल अथॉरिटी। मतलब इसके अंदर उन्होंने क्या दिया कि अथॉरिटी दी
लेकिन कितने तक की दी? 10% तक की दी। तो क्या इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, इसमें आएगा प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? देखो सिर्फ अथॉरिटी दी है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको डील फाइन करनी करनी, तो वो प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा। और ये लाइन इकट्ठी है, मतलब क्या है कि जो सेल पर्सन को बोला कि 10% पे डिस्काउंट अगर ज्यादा देना तो मेरे से पूछना पड़ेगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो किया। कुछ पावर्स डिसेंट्रलाइज कर दी लेकिन मेन पावर अपने हाथ में ही रखी, कि 10% तक डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया और बाकी अपने हाथ में रखा। इसमें हमें कंफ्यूजन होगी कि शायद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अथॉरिटी तो दे दी कि 10%, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दी ना कि आपको डील क्लोज करनी ही करनी है या नहीं, आपके फिर आपके ऊपर केस होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा इस पे? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। चलो उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, कि इन द अर्लियर डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ हिज बिजनेस 5 of her employees were asked to put in extra work of her. In return, she has promised to give them a special intensive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each employee. देखो तो सबको बोनस दिया गया, मतलब जो बात की गई थी उस बात को फॉलो किया गया, माना गया। पहले उनसे बात कर ली गई थी ना, तो उनको माना गया। मतलब क्या चल रहा है? डिसिप्लिन में काम हो रहा है। देखो कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, रेम्यूनरेशन मतलब उनको इतनी सैलरी दी जाएगी, वो तो दी जाएगी। अभी क्या हुआ? अभी उसने बोला था कि अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, उन्होंने पैसा दे दिया। तो क्या फॉलो किया गया? एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया गया, डिसिप्लिन में चलें, ठीक है ना। चलो थर्ड प्रिंसिपल ये हो गया। और उसके बाद हाउएवर व्हेन इट कम टू सेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग हर एम्प्लॉय, शी टेंड टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड हर फीमेल एम्प्लॉइज। तो ये यहां पर किस प्रिंसिपल को उसने अनफॉलो किया? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया? वो किया इक्विटी, मतलब वो अपने फीमेल इंप्लॉइज के प्रति क्या है? बायस्ड है, मेल इंप्लॉय का साइड लेती है। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा कौन से प्रिंसिपल को वायलेट किया? इक्विटी को। तो देखो ऐसा हमें क्वेश्चन आएगा, हमें लाइन को कोट करना पड़ेगा और फिर इन प्रिंसिपल्स के बारे में देखना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से आते तो आप उसको इजिली कर सकते हो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला है कि हितिक इज डिजायर ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। ही प्रपोज्ड टू अडॉप्ट टू लॉजिकल अप्रोच ऑफ हर बिजनेस रेदर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो सबसे पहले ना हम इसका ये देख लें कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, कि निकालना क्या, हमें आंसर क्या देना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या? किसकी बात कर रहे हैं? टेलर की। और टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल दिए थे। कौन से? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, और फोर्थ क्या दिया था? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना। अच्छा अब ये 4 प्रिंसिपल्स थे, तो हमने देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, लाइन को कोट कर कर। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसने लॉजिकल अप्रोच क्या अपनाया, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अपनाया। तो मतलब वो किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो पहली लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अच्छा उसके बाद देखते हैं, एज ही नोज दैट ही कैन दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। चलो, he plans to adopt a paternalist style of management in practice in order to avoid any kind of class conflict that may emerge between him and the worker। ठीक है ना। एंड उसने क्या बोला कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की क्लास कन्फ्लिक्ट है ना, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, उसको क्या करना है? खत्म करना है, मतलब उसको ज्यादा उन्होंने फॉलो नहीं करना। मोर ओवर ही प्लान्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। देखो तो इन दोनों लाइनों में ही हमें 2 प्रिंसिपल के बारे में बात की गई। पहले में उसने क्या बोला कि ही प्लान टू अडॉप्ट, ताकि कोई क्लास कन्फ्लिक्ट ना हो, किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में एंड वर्कर के बीच में, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हार्मनी रहे, डिस्कॉर्ड ना रहे। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कब अप्लाई होगा? जब आपको कोई लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, काम बिल्कुल हार्मनी से। ठीक है ना। चलो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मोर ओवर ही प्लान्स टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। मतलब वो ओपिनियन लेना चाहता है अपने वर्कर का कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो क्या कर रहा है वो? कोऑपरेशन इंडिविजुअल। ये नहीं है कि अकेला खुद ही डिसीजन लेगा, वर्कर से क्या ले रहा है? कोऑपरेशन ले रहा है, और उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हुए वो हमने देख लिए। पहले में हमें कौन सा लगा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और थर्ड कौन सा लगा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन द स्टाफ मीटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट टीचर स्टार्ट द टीचिंग after 5 to 10 minutes in third floor classes. He warned them as students are complaining about him.
मतलब टीचिंग कब स्टार्ट कर देते हैं? 5 से 10 मिनट पहले ही, बाद शुरू करते हैं, आफ्टर शुरू करते हैं क्लास के। द टीचर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट वी कैन क्लाइंब स्टेप फ्रॉम ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर, we get some tiredness and need 5 to 10 minute rest before starting the lecture। तो टीचर ने भी अपनी प्रॉब्लम बताई। क्या बताई? कि हमें 5 से 10 मिनट ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, जिससे हम थक जाते हैं, इस वजह से हम 5 मिनट क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लान टू इंस्टॉल अ लिफ्ट इन अ स्कूल सो दैट टीचर डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन वेस्टफुल एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग स्टेप। तो किस टेक्निक के बारे में बात किया गया? देखो, क्या कोई तरीका बताया गया? नहीं। किसके बारे में बात किया? क्या ना कोई टाइम बताया गया, ना ही कोई क्या बताया गया इसके अंदर। इसमें बात की गई है मोशन स्टडी की। यानी कि उन्होंने मोशन स्टडी क्या बोलती थी? मोशन स्टडी बोलती थी कि जो भी अननेसेसरी मोशंस है, मतलब देखो, अब टीचर को स्टेयर चढ़ के जाना पड़ता है, तो इसको इलिमिनेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो जो हमें टेलर ने क्या दी थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी थी कि आप कैसे उनको करो, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने एक टेक्निक दी थी वर्क स्टडी की, काम को स्टडी करो। तो काम को स्टडी करने में हमें 4 टेक्निक्स को स्टडी करना पड़ता था: मेथड, मोशन, फैटीग एंड टाइम। तो मेथड में हम किस तरीके से बढ़िया तरीके से काम करें। मोशन में हम ये देखते हैं कि हम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं, अननेसेसरी मोशन है, उनको कैसे इलिमिनेट करें। तो इसमें भी क्या है? अननेसेसरी मोशन को इलिमिनेट किया उसने कि स्टेयर पर चढ़ के। फैटीग की मतलब क्या होता है? थकावट। तो इसमें देखो, टीचर थक रहे हैं, तो ये क्या है? ये अननेसेसरी मोशन की वजह से थक रहे हैं, जेन्युइनली नहीं थक रहे। तो फैटीग स्टडी क्या होती है? हमें ये बोलता था कितने रेस्ट इंटरवल दिए जाए, मतलब कितना टाइम के लिए उनको रेस्ट दिया जाए, दैट इज कॉल्ड फैटीग स्टडी। तो अगर यहां पर बोला जाता कि टीचर अपना प्रिंसिपल ने क्या कर दिया, 5 से 10 मिनट क्लासेस को आगे कर दिया, तो वो किस स्टडी को किया? फैटीग स्टडी को किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेस्ट दिया। रेस्ट, तो जब भी बात आई कि रेस्ट देना या वर्कर के ये देखना कि वर्कर की एफिशिएंसी चेक करना, तो आएगी फैटीग स्टडी। और टाइम स्टडी, जिस टाइम पे काम दिया था क्या उस पे हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कौन सी केस स्टडी आई हमारे पास? मोशन स्टडी। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ लक्ष्मी डायरी। ही इज प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट। He always tests various way of producing different product and choose the best and most economical way of production। मतलब वो एक लक्ष्मी डायरी का क्या है? ऑनर है, और वो मिल्क प्रोडक्ट बनाता है, और वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक प्रोड्यूस करता है ताकि वो कम से कम सस्ते से सस्ते में क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। ही आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ही मेक श्योर दैट ऑल द एम्प्लॉइज आर गिवन आर फिक्स्ड प्लेस सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ time and production। So which technique of scientific management is applied and which principle of Henry Fayol is applied? तो देखो, ध्यान से देखो, टेक्निक मतलब क्या कर रहा है वो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं, मतलब मेथड है, और हमेशा इकोनॉमिकल मेथड चुनता है। तो वो क्या कर रहा है? वो मेथड स्टडी कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीकों में से वो एक स्टडी को क्या कर रहा है? चुन रहा है। दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी एंड प्रिंसिपल। अच्छा, और दूसरा कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है? दूसरा हमारे पास अप्लाई हो रहा है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर अप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर कैसे पता चला? देखो, ही इज आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ही मेक श्योर दैट ऑल द एम्प्लॉइज आर गिवन फिक्स्ड प्लेस। तो इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। कौन सा प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल। क्योंकि ऑर्डर प्रिंसिपल क्या बोलता था? कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसमें किसकी बात करेगी? एक तो मेथड स्टडी की, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल क्या है? एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉइज। एक क्या सोचता है कि मैनेजमेंट जब भी कोई एम्प्लॉय सजेशन देना, तो मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए। while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereas suggestion which result in substantial time or cost reduction should be rewarded। मतलब क्या करना चाहिए? आपको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। दूसरे ने क्या बोला? कि आपको उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल। देखो, अब टेलर एंड फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में बताने, तो पहले हमने लाइन कोट करी, क्या करी? कि वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय एम्प्लॉय। कि मतलब उनको अपने कान बंद नहीं करने चाहिए, उनको सुनना चाहिए सबका। यानी कि किसके बारे में बात की है? कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात करिए? टेलर की बात करिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कोऑपरेट करके चले, ये ना हो कि हम सिर्फ अपनी करेंगे, दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
अच्छा, अब दूसरे में क्या बोला गया? देखो दूसरे में क्या दिया गया कि जो इंप्लॉय सजेशन दें उनको सजेशन को क्या करे, रिस्पेक्ट भी करे, अगर अगर हमारी कॉस्ट कम होती है तो उनको रिवॉर्ड भी करे। तो ये किस प्रिंसिपल था? इनिशिएटिव। तो देखो पहला भी आपको लगेगा शायद इनिशिएटिव है क्योंकि उसमें भी उनके सजेशन के सुना जा रहा है, लेकिन ध्यान देना इनिशिएटिव कब होगा? जब आप उनके सजेशंस को सुनोगे और उनको रिवॉर्ड भी करोगे। लेकिन कॉपरेशन एट नॉट इंडिविजुअलिज्म कब हुआ? जब आपने अपने कान बंद नहीं किए, उनकी बात सुनी, मतलब आप कोऑपरेट कर रहे हो, इंडिविजुअलिज्म नहीं कर रहे, रिवॉर्ड की बात कोई नहीं कही गई इसमें। तो इनिशिएटिव कब होगा? इनिशिएटिव पैदा कब किया जाएगा फ्यूल के अकॉर्डिंग? कि जब आप अपने इंप्लॉइज को बोलो कि आप आओ, हमें कोई ना कोई अपना अच्छा आइडिया दो और बदले में आपको रिवॉर्ड देंगे, तभी इनिशिएटिव पैदा होगा ना, रिवॉर्ड होगा तो भी। लेकिन कॉपरेशन और नॉट इंडिविजुअलिज्म, टेलर ने क्या बोला कि अगर कोई इंप्लॉय बोलना चाहे तो आप उसकी बात सुन लो, चाहे अपनी मन की करो लेकिन सुनो, उनकी बातों के बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए और अपने फैसले को उस हिसाब से किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा इंप्लॉइज को कि आप आओ बातचीत करो, लेकिन फ्यूल ने क्या बोला था? आप मोटिवेट करो। मतलब मोटिवेट कैसा होगा? जब आपके पास रिवॉर्ड होगा। तो जहां भी वर्ड रिवॉर्ड आया ना, इंप्लॉइज के सजेशन को सुनकर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? फ्यूल के इनिशिएटिव प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन अगर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब जब आप इंप्लॉइज की बात सिर्फ सुन रहे हो, मतलब आप अपने कम बंद नहीं कर रहे। तो टेलर ने क्या बोला था कि भाई सबके बात सुनी जाए, किसी से भी बात, मतलब ये ना हो कि आप किसी इंप्लॉय की बात ही ना सुनो, अपना काम करो। तो मतलब मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर। तो इसमें ये नहीं बोला गया कि उनको कोई इनिशिएटिव पैदा कर रहे, ये किया गया कि आप अपने कानों को बंद ना किया जाए। तो मतलब कौन सी बात करेंगे हम? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इस प्रिंसिपल को इसमें। कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो that menu items of multinational food chains are customized to suit the journal plates of the local people in the region। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, जानकर हमें ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि जो एक मल्टीनेशनल फूड चेन है ना, वो अपने मेन्यू को, मेन्यू मतलब जिसके अंदर उन्होंने डिशेस के बारे में लिखा होता है कि कौन सी डिश है, उसको वो चेंज कर देती है अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, जिस हिसाब से लोग होते हैं उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो व्हेन मैकडॉनल्ड्स स्टार्टेड इज बिजनेस इन इंडिया in the year 1996, the company went through a complete localization। मतलब कंपनी ने एक प्रॉपर लोकल स्ट्रेटेजी अपनाई। मैकडोनल्ड चेंज इट्स प्रोडक्ट मेन्यू टू अकोमोडेट द वेजिटेबल बर्गर। देखो बाहर तो क्या चलता था? चिकन बर्गर, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने क्या किया? वेजिटेबल बर्गर को लॉन्च किया, बिकॉज वेजिटेरियन पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। और उन्होंने अपने स्टोर डिजाइन को भी क्या किया? अल्टर किया। इवन रिड्यूस द प्रोडक्ट प्राइस बाय क्लोज टू 50%। 15% प्राइस को भी क्या कर दिया? कम कर दिया। और मैक आलू टिक्की बर्गर is not available in anywhere but in Indian outlets of McDonald। ठीक है ना? तो ये किस फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? देखो बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों? अब मैकडोनल्ड ने क्या किया? मैकडोनल्ड को बिजनेस करना था इंडिया में, तो उन्होंने उसके इन्वायरमेंट को देखा, मतलब आसपास के लोगों को, सोसाइटी को देखा, और उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट को क्या किया? डिजाइन किया। तो ये किस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के किस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है हमारा रिलेटिविटी प्रिंसिपल। कौन सा फीचर है? रिलेटिविटी फीचर। देखो रिलेटिविटी क्या बोलती है? रिलेटिविटी बोलती है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो हर एरिया का, हर रीजन का क्या है? डिफरेंट है। यानी कि अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर साड़ी चलती है लेकिन अमेरिका के अंदर साड़ी नहीं चलती, या इंडिया के अंदर वेजिटेरियन खाना बहुत है बट फॉरेन के अंदर शायद वेजिटेरियन खाना नहीं है, ठीक है ना? इंडिया का मौसम। तो रिलेटिविटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस फीचर क्या बोलता है बिजनेस इन्वायरमेंट का? कि जो चीजें एक पर्टिकुलर एरिया को इंपैक्ट कर रही है, शायद वो दूसरे एरिया को इंपैक्ट नहीं कर रही। तो इसके अंदर जो ये केस स्टडी थी, इसके अंदर किस फीचर की बात की गई है? रिलेटिविटी। कि अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना? चेंज कर ला। यही हमें कौन बताता है? बिजनेस इन्वायरमेंट बताता है। देखो अनसर्टेनिटीज क्या होती है? अनसर्टेनिटीज होती है कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या अनसर्टेनिटी, तो कुछ भी अचानक से हो सकता है, जितना मर्जी आपने पढ़ा हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अचानक से कोविड-19 आ सकता है, रशिया यूक्रेन की वॉर हो सकती है, ठीक है? और इंटर रिलेटेड है, मतलब एक चीज दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट होती है। अगर लोग बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है? फीचर है। तो इसमें हमने किस फीचर की बात करी है? इसमें इस केस स्टडी में हमने बात करी है रिलेटिविटी। मतलब हर एरिया का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या? वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है और उसके कुछ फीचर्स है, मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसा इन्वायरमेंट होता है। वो क्या होता है? रिलेटिविटी होती है उसमें, अनसर्टेन होता है, इंटररिलेट होता है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या था? रिलेटिविटी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज रिटेल सेक्टर हैज बीन अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। मतलब रिटेल सेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया पिछले 2 सालों से। ऑन वन हैंड द माल कल्चर हैज ग्रेजुअली बिकम अ वे ऑफ लाइफ, स्पेशली इन द मेट्रोज एंड मिनी मेट्रो सिटीज के अंदर माल कल्चर चल गया और मॉल कल्चर। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन ई बिजनेस।
मतलब ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ क्या होगी, बढ़ गई, एज कस्टमर ऑल्सो प्रेफर टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू इंटरनेट, टेलीफोन एंड टेलीविजन। उसके थ्रू बहुत सारा आपने देखा होगा, इंटरनेट बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये छोटी सिटीज में हो रहा है, क्योंकि बड़ी सिटीज में क्या है, मॉल कल्चर है, तो वहां पर मॉल के अंदर लोग जा रहे हैं। छोटी सिटीज में लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं। हाउ एवर ऑपरेटिंग इन आइदर ऑफ द सेगमेंट इज मार्केटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। मतलब दोनों सेगमेंट के अंदर अगर ऑपरेट करना है तो कॉम्पिटिटर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है। तो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक फोर्स एंड जर्नल फोर्सेस बीइंग डिस्कस। तो देखो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पर्टिकुलर कुछ बिजनेस, उसी बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। और जर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस होती हैं जो सारे बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब कोविड-19 हुआ, तो वो क्या थी, एक जर्नल फोर्स थी। उसने क्या किया, सारे के सारे बिजनेस को इंपैक्ट किया। लेकिन अगर हम बात करें तो पेट्रोल का प्राइस, या हम बात करें नॉर्मली कि कपड़े का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो क्या एक स्पेसिफिक फोर्स है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर बिजनेस को, कपड़े से रिलेटेड बिजनेस को ही क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। तो इन्होंने बोला कि इसमें इस पैराग्राफ में आप वो कंपोनेंट ढूंढो जो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के लिए बात कर रहे हैं। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होगी हमारे पास कि एक पर्टिकुलर देखो कौन सा सेक्टर था इंडिया का, रिटेल सेक्टर था, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जनरल फोर्सेस क्या है कि मॉल कल्चर आ गया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया। और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर क्या करना पड़ रहा है, फोर्स करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जर्नल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जर्नल फोर्सेस क्या होंगे कि ग्रोथ हो गया, टेलीफोन हो गया, और सभी को इंपैक्ट पड़ रहा है। ये तो है नहीं किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट पड़ रहा हो, सब मॉल कल्चर है, टेलीफोन और टेलीविजन से लोग सामान मंगवा रहे हैं, तो क्या ये जर्नल फोर्सेस है रिटेल सेक्टर की। और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होंगे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है हर बिजनेस को अपने हिसाब से। तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को फेस करना पड़ रहा है, किसी को नहीं करना पड़ रहा, तो ये कौन सी फोर्सेस होंगी, ये हो गई स्पेसिफिक फोर्सेस। तो बेसिकली स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होंगी, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस, उसी बिजनेस को इंपैक्ट करती है। तो जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, वो अपने ही बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे, किसी दूसरे को तो करेंगे नहीं। लेकिन ये जो मॉल कल्चर था, मिनी मेट्रोज थे, इन्होंने सारे बिजनेस को क्या किया, जनरल फोर्सेस है, ओवरऑल बिजनेस को क्या करती है, ये इंपैक्ट करती है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया इज ग्रो एट 25 to 30%, which reflect a clear shift in consumer taste and preference. The current growth in the organic food market is driven by multiplicity of factors like health consciousness, changing lifestyle, increase in disposable income, growing availability of organic food product in shopping malls. तो किस फीचर की बात कर रहे हैं वो इसके अंदर, देखो किसकी बात कर रहे हैं, अनसर्टन नहीं, क्या इसमें अनसर्टेनिटी की बात की गई कि अचानक से चेंज हो गया, नहीं। डायनामिकल कॉन्टिन्यूसली बदल रहे हैं, नहीं। क्या रिलेटिविटी है कि यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज है, वहां का इन्वायरमेंट चेंज है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ इंडिया की बात की है तो दूसरी लोकेशन की बात ही नहीं करें। तो इसमें तो बात की गई है, किस प्रिंसिपल की बात करेगी, ये इंटर रिलेटेडनेस, कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुए, ऑर्गेनिक मार्केट बढ़ी, तो उससे लोगों का लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का माल भी क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेडनेस, कि अगर एक कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में शिफ्ट हुआ तो साथ के साथ बिजनेसेस में भी शिफ्ट आएगा। लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो हेल्थ प्रोडक्ट खाने लग गए। तो इंटर रिलेटेडनेस है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक चीज चेंज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अल्ट्रा पेट कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग पेंट हैज बीन एंजॉयिंग अ प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन, मतलब अच्छी खासी उनका मार्केट के अंदर हिस्सा है, लीडर है एक तरीके से, बिकॉज वो बेस्ट क्वालिटी पेंट्स, मेड टाइमली पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, इट असेंबल्स वेरियस इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। मतलब वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट से सारी चीजों को अच्छे से असेंबल कर रही है, अच्छे से यूज कर रही है। But since last year, it has been dumping its unrelated poison waste on their river bank, which has created many health problems for the people. As a result, the court passed an order to seal the manufacturing unit of the company. तो हमने सिर्फ इसमें क्या बताना, इंपॉर्टेंस बतानी है और कुछ नहीं बताना, इंपॉर्टेंस बतानी है कि किस इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। तो किसकी बात करेगी इसके अंदर, टैपिंग यूजफुल रिसोर्स एंड असेंबल इट। कैसे पता चला कि उन्होंने बोला कि वो एक अच्छी क्वालिटी के पेंट बनाते हैं और अपने जो यूजफुल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप बिजनेस एनवायरनमेंट से उठा लेते हैं, लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल। तो किस इंपॉर्टेंस की बात करेगी, उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ रखा है और उसमें से जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो उसको उठा लेती है। ठीक है ना। आगे जो ये चीजें हैं हमारे पास, इनके बारे में कुछ और क्वेश्चन था वो हमें नहीं बताना, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंस को बताना था इसमें। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग
MBA from USA come to India to start a new business under the banner Ecom Creation Limited. He launches a new product in e-learning for secondary school student in commerce stream, which already has an established market in UK and USA, but not in India. His business start flourishing in India. Now more Indian company enter into the market with other subject also. तो बताओ किस सिग्निफिकेंस, किस इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं. देखो क्या हुआ, मिस्टर अजय था, वो MBA कंप्लीट करके USA से आया और उन्होंने एक ecom क्रिएशन नाम से कंपनी शुरू करी. अब उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, मतलब +2 स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, जो यूके और यूएसए के अंदर तो ऑलरेडी बिक रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं बिक रहा था, और उसका बिजनेस यहाँ पर चल गया. तो देखो उन्होंने क्या किया, मिस्टर अजय ने यहाँ पर आया और उसने क्या किया, उसने किसको देखा, उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, जिससे उसको पता चला कि क्या चीज यहां पर नहीं हो रही. तो उसको क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो किस सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मतलब उसने सबसे पहले उस चीज को शुरू किया जो इंडिया के अंदर अभी शुरू ही नहीं हुई. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिल गई और उसने उसने अपॉर्चुनिटी को देखा, उसने देखा कि ये चीज यहाँ पर भी बिक सकती है और उसने उस चीज को लॉन्च कर दिया और उससे उसका बिजनेस क्या हुआ, अच्छा चल पड़ा. तो उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया और उसको किसका फायदा मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. यानी कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसने किया. उसने अपॉर्चुनिटी देखी और पहली एडवांटेज ली और काम शुरू कर दिया और बिजनेस भी क्या हो गया, चल गया. तो अपने लाइन कहां से पता चला कि उसने देखा यूएसए और यूके के अंदर वो चीज नहीं चल रही है, तो उसने यहाँ पर अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया और चल गया. तो दैट किस फीचर, किस इंपॉर्टेंस को उसने किस समझा, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से क्या फायदा मिला उसको अपॉर्चुनिटी दिखी और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके वो काम कर दिया. चलो तो नेक्स्ट देखते हैं. जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2014 रिजल्ट, ठीक है ना, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्सेस राइज बाय 1000 पॉइंट इन अ डे. किस इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात की गई है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक. देखो क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन 2014 का रिजल्ट आया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया, 1000 पॉइंट से बढ़ गया. देखो किसका इंपैक्ट हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पड़ा. तो किस इन्वायरमेंट की बात की है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात की है. क्यों, क्योंकि इसमें पैसे की बात करती. प्राइस इंडेक्स, शेयर मार्केट बढ़ गई तो मतलब देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई. किस फैक्टर की बात करी, इकोनॉमी. और उसका कारण क्या था, उसका कारण था पॉलिटिकल फैक्टर. क्या कारण था उसका, पॉलिटिकल फैक्टर. क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जीते, रिजल्ट आया, जिससे इकोनॉमिक मार्केट क्या हुई, ग्रोथ हुई. तो दो फैक्टर्स की बात हुई है इसमें, एक तो पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक. पॉलिटिकल कब हुआ, जब लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर, रिजल्ट आया, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल. और इकोनॉमिक क्या हुआ, शेयर मार्केट ने ग्रोथ करी, मतलब पैसा बना, लोगों को कमाई कर, इनकम बनी, ठीक है ना. तो इकोनॉमी क्या करी, तो इसमें किसकी बात करी गई है, इकोनॉमिक डायमेंशंस या इकोनॉमिक फैक्टर्स की. चलो उससे अगले बात करें हम, क्या है हमारे पास कि फिलिप अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइट बल्ब इनकर्ड हैवी एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट and discovered a technology that made it possible to produce an energy efficient light bulb that lasts at least 20 times as long as standard bulb. और जिसके उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ एक चीज को देखना नहीं होता, उसमें बहुत सारी डायमेंशन होती है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल. तो इसमें उन्होंने किस चीज को स्टडी किया, इसमें उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी किया. किसको, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल बिजनेस एनवायरनमेंट की टेक्नोलॉजी वाली डायमेंशन को स्टडी किया और जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई जिससे प्रॉफिट कमाया. चलो तो बिजनेस एनवायरनमेंट अकेला एक चीज को देखना नहीं होता, पांचों डायमेंशंस को अच्छे से स्टडी करना जिससे आपको फायदा मिलेगा. चलो तो इसमें क्या था, टेक्नोलॉजिकल. चलो अगली केस स्टडी हमारे पास क्या है कि एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाज ऑपरेटिंग इट बिजनेस इन मलेशिया. The company started exporting its product to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic item. यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या चीज अनाउंस कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर खत्म कर रहे हैं. और कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक विद सप्लायर टू रिप्लेनिश स्टॉक व्हेन नीडेड. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस, कौन सी डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट की इसमें डिस्कस की गई. देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो थे ना उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी. तो प्राइम मिनिस्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, मतलब ये कौन सी डायमेंशन थी, पॉलिटिकल. यानी कि पॉलिटिकल विल है बिजनेस को बढ़ाना. तो किस डायमेंशन की बात करिए, पॉलिटिकल. अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं लीगल. देखो लीगल मतलब क्या होता है, कानून, कि अगर कोई लॉ बन गया, इसमें लॉ नहीं बनाया गया, कोई
कोई भी लॉ की बात नहीं करेगी, इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल विल दिखाई गई, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। अब ये तो पॉलिटिकल हो गया। और दूसरा, कंपनी ने अपॉइंट किए रिटेलर्स जिसका डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक था, मतलब किसको, टेक्नोलॉजी भी दी उनको, तभी बिजनेस क्या हुआ, ग्रोथ किया। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और इससे क्या पता चला, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की पॉलिटिकल डायमेंशन ने ग्रोथ करी और टेक्नोलॉजी भी उसके हिसाब से हमने उनको प्रोवाइड कर दी। चलो, एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर to ban the sale of tobacco product within the area of 200 meters of all education institutions because its consumption is injurious to health। तो ये कौन सा है, देखो ऑर्डर किसने पास किया, गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको डायरेक्शन किसने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरीके से एक लॉ बना दिया ना, तो दैट इज कॉल्ड लीगल, नॉट पॉलिटिकल। अगर यहाँ पर लिखा होता कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, या किसी एमपी एमएलए ने बोला है, या गवर्नमेंट ने खुद विल लिया है, तो क्या होता है, ये पॉलिटिकल की पॉलिटिकल सरकार चाहती है, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, मतलब एक लीगल ऑर्डर पास किए। तो दैट इज द लीगल डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत एंड इनवाइटेड वेरियस सेलिब्रिटी टू पार्ट ऑफ दिस अभियान। ठीक है ना। तो देखो, इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया, एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। तो ये क्या थी, क्या थी, ये प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था। तो मतलब ये क्या था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि उन्होंने, आपने क्या देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी किया और आपने देखा कि पॉलिटिकल विल है, स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए। यानी कि ये सरकार, कोई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया कि अगर आप कूड़ा गिरोगे तो आपको ये मतलब बैन हो गया, या इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो लीगल में हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई पेनल्टी होगी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैक्स होगा। लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं था, इसमें सरकार ने बोला कि पॉलिटिकल विल थी बस। तो ये कौन सा हो गया, पॉलिटिकल। अच्छा, उसके बाद क्या, this spread awareness among the people in the society and in general people start become more careful and aware about the cleanliness। तो ये कौन सा हो गया, environment, social की। अब लोग, सोसाइटी बहुत ज्यादा क्लीनिनेस के प्रति क्या हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सोशल हो गया। अच्छा, अब टू कंटिन्यू इट्स इंपैक्ट, अ न्यू सर्विस टैक्स भी लगा दिया सरकार ने। अब देखो टैक्स लगाया, क्या लगा दिया सरकार ने लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया। देखो टैक्स लगा दिया तो क्या हो गया, ये इकोनॉमिक, क्या हो गया, ये इकोनॉमिक। क्यों, क्योंकि अब पैसा खर्च होना शुरू होगा, लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया, यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या देश की इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा, पैसा सरकार के पास ज्यादा आएगा। तो ये किस इन्वायरमेंट की बात करी है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करी। कोई कानून नहीं बनाया, बस टैक्स लगा दिया, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंपोर्ट न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इस लाइनों के हम हिसाब से हमें क्या पता चला, हमारे पास कितने इन्वायरमेंट थे, 4 इन्वायरमेंट थे। कौन से, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड। सुहासिनी, a home science graduate from a reputed college, has recently done a cookery course। मतलब सुहासिनी एक होम साइंस ग्रेजुएट है और उसने भी एक कुकरी कोर्स किया है। ठीक है ना। शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर विद अ गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब उसका मेन गोल क्या है कि वो अच्छा खाना दे एक सस्ते प्राइस के ऊपर, रीजनेबल प्राइस के ऊपर। शी डिस्कस her idea with her teacher who encouraged her। After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milkshakes। Then they both weigh the pros and cons of both the shortlisted option। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखो एक सुहासिनी है, होम साइंस ग्रेजुएट है, उसने एक कुकरी कोर्स किया है और वो क्या चाहती है कि एक हेल्थी फूड रीजनेबल प्राइस पे दे। तो उसने उसका एक प्रॉपर प्लान बना लिया, उन चीजों को कैसे करेगी, उसके सारे ऑप्शन एनालाइज कर लिए और हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स को क्या कर लिया, देख लिया। तो अब इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, केस स्टडी में हमसे किस चीज का आंसर मांगे, उन्होंने बोला है कि नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो वर्ड क्या बोला है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, 5। कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो ये कौन सा फंक्शन है, देखो इस फंक्शन में ना कोई काम शुरू किए, ना अभी तक कोई लेबर को रिक्रूटमेंट किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी क्या किया, प्लानिंग करी है सारी चीजों की। तो ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, इट इज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग।
ठीक है ना। तो किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पर, प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया गया। एंड गिव एनीवन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाए। तो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अनसर्टेन, ठीक है ना। तो प्लानिंग बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो सारी क्या है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो हमने बेसिकली क्या हुए पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर, और नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हो। अभी बेसिकली हमें इस केस स्टडी के अंदर क्या बोला गया था कि आपको बताना है किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई। तो ध्यान से देखना है, क्या अभी तक कोई काम शुरू किया, नहीं। क्या कोई लेबर इकट्ठी करी, नहीं। सिंपल क्या किया, प्लान बनाया। तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की है, प्लानिंग की बात करी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आरुषि ज्वाइन एज अ सेल मैनेजर ऑफ अ कंपनी डीलिंग इन नेचुरोपैथी प्रोड्यूसेस। मतलब आरुषि ने एक सेल्स मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया उस कंपनी के अंदर जो नेचुरोथेरेपी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। बीइंग प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और परफॉर्म एनी ऑफ द अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब उसको पता है कि अगर वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं करेगी तो क्या वो एक अच्छे से मैनेजमेंट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चला पाएगी, नहीं चला पाएगी, क्योंकि और फंक्शन भी अच्छे से काम नहीं करेंगे अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान फॉर हिज प्रोडक्शन एंड सेल। मतलब सेल फोरकास्टिस के बेसिस के ऊपर भी वो अपने सारे प्लान बनाती है कि कितनी फ्यूचर में सेल होगी। Besides, he will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis। मतलब वो सेल्स प्लान क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, उसको देखती रहती है कि हर साल क्या चेंजेस, हर महीने, हर वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं। While preparing the sales forecast, मतलब फ्यूचर के लिए जो सेल्स प्रिपेयर कर रही है, वो फोरकास्ट कर रही है, he undertake intellectual thinking involving foresight visualization, इशूड जजमेंट रेदर देन विशफुल थिंकिंग। मतलब एक जजमेंट इशू कर रही है, कोई विश नहीं कर रही, प्रॉपर उसको मेंटल थिंकिंग कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटी विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ दे विल कोइंसाइड विद द पर्पस फॉर विच द बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लानिंग के कौन से फीचर्स होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस और मेंटल एक्सरसाइज, और बहुत सारे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको लाइन को कोट करना है और बताना है कौन से फीचर की बात की। तो चलो हम देखते हैं फटाफट। तो आरुषि सेल्स मैनेजर थी, इसमें कोई लाइन नहीं है। बीइंग प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल। तो मतलब उसको पता है कि प्लानिंग के बिना कोई अगले फंक्शन नहीं काम करेंगे। तो मतलब किसके बारे में बात की है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। तो इस लाइन को कोट करके हमें क्या पता चला कि प्लानिंग क्या है, हमारा प्राइमरी फंक्शन है। क्यों, कैसे पता चला, बिकॉज प्राइमरी फंक्शन मतलब बिना प्लानिंग किए क्या अगले कॉन्सेप्ट या अगले मैनेजमेंट के फंक्शन प्रॉपरली हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग हमारे पास कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। चलो, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। मतलब वो सेल फोरकास्ट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तो मतलब प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक्स है, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या होता है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से अभी काम, अपने प्लान्स को क्या करना, प्रिपेयर करना। तो इस केस के अंदर हमें किसके बारे में बात की गई है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। चलो, अब थर्ड उसके बाद क्या है, बिसाइड वी विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली। मतलब वो रेगुलरली प्लान बना रही है, मतलब प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और वाइल प्रिपेयरिंग द सेल फोरकास्ट ही अंडरटेक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। क्या कर रही है वो, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रही है, विजुअलाइजेशन कर रही है, इशू जजमेंट कर रही है, रेदर देन विजुअल थिंकिंग। तो मतलब क्या है वो, मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब दिमाग की खेल है प्लानिंग। दिमाग के अंदर बैठ के प्रॉपर प्लान बनाई जा रहे हैं, विजुअलाइजेशन की जा रहा है, मेंटली सोचा जा रहा है कि अगर हम ये चीज करेंगे तो उससे क्या हो पाएगा। तो कौन से फीचर इसमें प्लानिंग के बात की गई, प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस एंड मेंटल एक्सरसाइज। तो ऐसे हमने केस स्टडी के अंदर देखना है, लाइन को कोट करना है और फिर बताना है कि इस लाइन ने इस फीचर के बारे में क्या करी है, बात करी। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास कि राहुल अ वर्कर is given a target of assembling 2 computers per day. Given a target of assembling 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him
मतलब वो क्या करता था, उसकी आदत थी कि वो चीजों को अलग तरीके से करेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया विच वुड नॉट ओनली रिड्यूस द असेंबलिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिससे कंप्यूटर के असेंबलिंग टाइम ही नहीं कम हुआ, बट वुड ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब उससे क्या हुआ, देखो सिर्फ टाइम ही नहीं कम हुआ, खर्चा भी कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गई, कम हो गई। राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिम, मतलब अब राहुल जो सुपरवाइजर था उसका, इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिम ordering him to complete the work as per the method and technique decided earlier। मतलब देखो अब राहुल एक वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया था, उसने क्या किया, उसने असेंबलिंग टाइम को भी कम किया और कॉस्ट को भी कम किया, ठीक है ना, उसने असेंबलिंग टाइम को भी कम किया और कॉस्ट को भी क्या किया, कम किया। लेकिन जो उसका मतलब सुपरवाइजर था, उसे क्या करना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था, उसे बेसिकली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उस बदले में उसको क्या बोला कि आपको जो पुराने तरीके से बोला जा रहा है वही तरीके से आप क्या करो, काम करो। तो इस केस के अंदर कौन सी लिमिटेशन बताई गई है, किसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया रिड्यूस क्रिएटिविटी। रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो एक वर्कर है उसकी क्रिएटिविटी है, उसने अलग तरीके से वो काम सोच लिया है, टाइम भी बचा देगा, कॉस्ट भी बचा देगा। लेकिन जो सुपरवाइजर है उसने क्या बोला, नहीं हम आपकी सुनेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, जो अपना पुराना मेथड था उसी को फॉलो करेंगे। तो इससे जो उस वर्कर की क्रिएटिविटी थी वो तो खत्म होगी ना, क्योंकि उसको तो जो प्लान बने हुए हैं उसी हिसाब से क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो दैट कौन सी लिमिटेशन है इसके अंदर प्लानिंग की, ये है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि उसने वर्कर की क्रिएटिविटी बिल्कुल क्या कर दी, खत्म कर दी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्रीज, पायल सेट अप अ स्मॉल आउटलेट एट अ गोवा एयरपोर्ट टू प्रोवाइड अ हेल्थी फूड ऑप्शन टू द ट्रेवलर्स। टू बिगिन विथ, मतलब अब उनसे डिप्लोमा कंप्लीट किया अपना बेकरी के अंदर और अच्छा है गोवा एयरपोर्ट के ऊपर उसने एक अपनी स्टॉल खोल ली। शी हैज डिसाइडेड टू सेल 5 टाइप्स ऑफ पैटीज, 3 टाइप्स ऑफ पिज्जा एंड लो शुगर मफिन इन प्योर फ्लेवर। मतलब उसने डिसाइड भी कर लिया वो क्या बेचेगी। By deciding in advance what to do, how to do, she is able to reduce the risk of uncertainty। मतलब अब उसने प्लानिंग कर ली ना, तो प्लानिंग से वो किसके रिस्क को कम कर सकती है, अनसर्टेनिटी कम कर सकती है, कि जो उसको शायद फ्यूचर में होगा उसने पहले ही प्लान कर दिया कि लोगों की डिमांड ये है, उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। एंड अवॉइड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब वो डबल डबल जो बार काम करना पड़ता है उसको भी क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया, बिकॉज उसका एक प्लान प्रॉपर तैयार हो चुका था। बट समटाइम हर प्लानिंग डज नॉट वर्क ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लाइक कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, क्यों अब उसकी शॉप कहां पर थी, एयरपोर्ट के पास थी, और सर्कमस्टांसेस क्या होते थे, लगातार चेंज होते जा रहे हैं, बैड वेदर हुआ, ठीक है ना, कई बार गवर्नमेंट ने कोई अलर्ट दिया तो फ्लाइट क्या होती थी, कैंसिल हो जाती थी, और उसके जो सारे प्लान थे उसकी कोई सेल ही नहीं हो पाती थी। ठीक है ना, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो इंपॉर्टेंस किसकी थी, उसने प्लानिंग डिसाइड इन एडवांस कर लिया था कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो उससे उसने क्या कर दिया, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करती, सिर्फ रिड्यूस कर देती है। और दूसरा प्लानिंग क्या करेगी, रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। तो किसके बारे में बात करी है उसने, दो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी है इस केस स्टडी के अंदर। एक तो क्या, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी की। अगर आप पहले ही प्लान बना लोगे ना तो ये आपकी एक्टिविटीज बच जाएंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डिस्क्राइब ब्रीफली द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सी लिमिटेशन भी है इसके अंदर, देखो लिमिटेशन भी दिखी क्योंकि उसकी प्लानिंग कई बार काम नहीं कर रही। सिचुएशन क्या थी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो सर्कमस्टांसेस जिसका उसके कोई जोर ही नहीं है, अचानक से सरकार ने कर दिया, ये कंडीशन ऐसी होगी। तो मतलब प्लानिंग कहाँ काम नहीं करती, नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है। तो जो हमारी प्लानिंग है क्या वो इसके अंदर काम करेगी, नहीं, इसके अंदर हमारी प्लानिंग बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। चलो तो हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दे सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, आपको ब्रीफली इसको बताना होगा। तो हमारे पास दो उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन एक लिमिटेशन भी बताई कि भाई प्लानिंग जो है वो अनसर्टेन है, डायनामिक इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट लगातार देखो, उसने तो पूरी अपनी शॉप खोलकर बैठी थी वो, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने अलर्ट दे दिया, ये कंडीशन बुरी हो गई,
तो उसको अपना बिजनेस क्या करना पड़ा, उस दिन के लिए शट डाउन करना पड़ा। तो क्या है, जो उसकी प्लानिंग थी वो तो चली ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग तब चलती जब सारे सर्कमस्टांसिस उसके लिए फेवरेबल होते हैं, लेकिन प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि पान मसाला एंड सन इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, पान मसाला एंड सन क्या बनाते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। इट हैज मेनी ऑप्शंस। मतलब उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया, क्या फिक्स किया कि उन्होंने 20% अपना नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना ही बढ़ाना। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, या तो वर्किंग और बढ़ा दे लेबर्स की विदाउट एडिशनल पेमेंट, या तो उनको पैसा ना दे और उनके वर्किंग और बढ़ा दे, या इंप्लॉय चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज की लोकल कम्युनिटी से बच्चों को हायर कर ले क्योंकि वो पैसा कम लेंगे, या टू सेल इज प्रोडक्ट्स आउटसाइड द स्कूल एंड कॉलेज, कि अपने प्रोडक्ट को कहां बेचे, स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर देखे। इट ऑप्टेड द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। कौन सा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन उन्होंने क्या किया, ऑप्शन अचीव किया, मतलब ताकि उनका टारगेट क्या हो सके, अचीव हो सके, उन्होंने उसको ऑप्ट किया। अब हमने देखना है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, इसमें बात की गई है हमारे पास किसकी, देखो क्या अभी काम शुरू हुआ, क्या अभी किसी तरीके की लेबर हायर की गई, नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, प्लानिंग की गई। तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, इसके अंदर प्लानिंग की बात की गई। एंड स्टेट द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन कोटिंग द लाइन फ्रॉम अबव। देखो प्लानिंग जो है वो एक क्या है, पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे इस पान मसाला वाली कंपनी ने किया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, क्या कितना प्रॉफिट बढ़ाना है, 20% प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया। अब उसके बाद क्या किया, डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब एक माइंड के अंदर उसका एक मैप तैयार कर लेना कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब माइंड के अंदर एक प्रीमाइसिस कर लेना क्या, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं किया। थर्ड, उसके बाद हमारे पास क्या होता था कि अल्टरनेटिव कोर्सेज देखना, मतलब जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करना, सिलेक्ट करना। तो उन्होंने बहुत सारे अल्टरनेटिव देखे ताकि हम इस गोल्स को अचीव कर सके। क्या देखा कि अपने वर्किंग और लेबर के बढ़ा दे बिना पेमेंट से, या इंप्लॉइज जो है, चिल्ड्रन जो है उनको हायर कर ले, या क्या करें, अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या करें, बेचे। तो उन्होंने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को देखो अभी इवेल्युएट नहीं किया, अभी सिर्फ सिलेक्ट किया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 2 और 3 को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया ताकि अपने टारगेट को, तो यानी कि उन्होंने अब इसमें क्या हो गया, इवेल्युएशन करने के बाद क्या हो गया, सिलेक्शन। किसको, सेकंड और थर्ड को। तो अब इसके अंदर बेसिकली हमने किस किस स्टेप्स की बात करी, एक तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा इवेल्युएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया, और उसके बाद उनमें से क्या किया, कुछ को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी तक यहां पर तक ही हम क्या किए, इस प्लानिंग के प्रोसेस को यहां पर डिस्कस किया गया है। तो इसके बाद क्या होगा, जब वो एक सिलेक्ट कर लेंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को, और फिर क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। चलो, तो ये बेसिकली हमारे पास इस केस स्टडी के स्टेप्स थे। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, more alternative should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. Identify and explain the step in the process. मतलब कहते हैं अगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव को क्या करो, जनरेट करो और थॉरली डिस्कस करो। तो देखो अभी इसमें क्या किया गया है, सिलेक्ट मतलब चूजिंग वेरियस अल्टरनेटिव एंड उनको अभी इवेल्युएट किया गया। तो किस स्टेप की बात की गई है, चूजिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव को चूज करना, और अभी उनको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट करना। देखो इवेल्युएट किया गया, क्या सिलेक्शन की गई है, नहीं, सिलेक्ट नहीं किया। तो अभी हमने सिर्फ ये चीज ध्यान से देखनी है कि किन स्टेप्स की बात की है। तो 2 स्टेप्स की बात की है। पहला तो क्या किया है, बहुत सारे अल्टरनेटिव को चूज करना, और उसके बाद उनमें से कोई क्या करना, एक इवेल्युएट करना। तो ये बात की क्या की गई है हमारे पास। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप। तो रिमेनिंग स्टेप क्या होगी, इवेल्युएट करने के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप अपने प्लान को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, फॉलो अप। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या किया जाएगा, फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ABC Limited announced a plan nobody would smoke in the organization premises, and they further added that certain penalty will be imposed on employee if overlooking this. कि ABC Limited ने अनाउंस कर दिया कि भाई स्मोक कोई नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी।
तो नेम द टाइप ऑफ प्लान। तो हमें पता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, हमारा रूल, बजट, मेथड्स, प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, तो हमने बताना ये किस टाइप का प्लान है हमारे पास। देखो बेसिकली ये किस टाइप का प्लान है, क्या कोई स्ट्रेटेजी है? देखो स्ट्रेटेजी कब होगी, जब किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव काम को अचीव करना होगा, ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया होगा जिस पर आपको पहुंचना है। ये क्या है, बेसिकली आपका रूल है, कि रूल बना दिया कंपनी ने कि कोई भी स्मोक नहीं करेगा, अगर कोई स्मोक करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो रूल हमेशा क्या होते हैं, जिसमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, वो होता है रूल। चलो अब उसके बाद देखिए कि इन चक दे इंडिया मूवी शाहरुख खान बिकम द कोच ऑफ द गर्ल्स हॉकी टीम। ही न्यू दैट he has to prepare the girl for the international hockey match and bring the world cup after winning. For this he prepare a long term plan and thinks the way how to beat the competitors. तो उसने उसके लिए क्या किया, एक प्रॉपर प्लान किया कि वर्ल्ड कप कैसे जीता जाएगा और कैसे कॉम्पिटिटर को बीट किया जाएगा। ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन अ डिफरेंट वे लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एट द आउटसेट ऑफ मैच। ही एक्सप्लेन हु विल ओपन द मैच and how the ball will be passed by one player to another player step by step। तो इसमें किस किस टाइप ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई किया गया है, उसको लाइन को कोट करके देखो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, उन्होंने को पता था कि वर्ल्ड कप जीतना है, शाहरुख खान को पता था क्या जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। तो वर्ल्ड कप जीतने मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विल बी विनिंग वर्ल्ड कप। तो इसमें किसकी बात की गई है, वर्ल्ड कप की बात की गई। तो फॉर दिस he prepare a long term plan and thinks the way how to beat the competitor। मतलब इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी तैयार करी कि कैसे उनको काम करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कि इस लाइन को कोट करके हमारे पास क्या पता चला, स्ट्रेटेजी, कि कैसे उन चीजों को हमने करना है। देखो स्ट्रेटेजी में सिर्फ क्या होता है, तरीका बताते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, काम नहीं शुरू होता, सिर्फ तरीका कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही कोचिस, मतलब अब उन्होंने बताना शुरू किया कि इस जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कैसे कैसे काम करना है। मतलब अब उन्होंने क्या बताया, मेथड। तो अगला क्या था, ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन अ डिफरेंट वे लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एक्सेट्रा एट द आउटसेट ऑफ मैच, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेथड बताया कि भाई आपको करना क्या होगा, किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो स्ट्रेटेजी मतलब वो तरीका बता दिया कि हमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, हमें एक स्ट्रेटेजी रखनी है कि हमें कॉम्पिटिटर को बीट करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अब उस स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी को आप अचीव कैसे करेंगे उसका एक मेथड बताया होगा कि आपको मेथड क्या फॉलो करना है, आपको डिफेंसिव खेलना है, आपको ऑफेंसिव खेलना है आप। और अब ये जो मेथड था, इस मेथड के अंदर एक एक स्टेप से, तो मतलब क्या बताया जा रहा है, प्रोसीजर, कि इस मेथड को अगर आपको ऑफेंसिव भी खेलना है या डिफेंसिव भी खेलना है तो कौन ओपन करेगा मैच को, कौन डिफेंसिव खेलेगा। तो ये क्या है, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को फॉलो करते आप एक मेथड को पहुंचोगे। अब मेथड क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजी को आपको अचीव करना है। और स्ट्रेटेजी आपने किसके लिए बनाई है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको। तो बहुत ध्यान से देखना है, इन टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां पर भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, वर्ल्ड कप जीतना है। और स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक प्लान तैयार किया जाता है। तो जब भी प्लानिंग तैयार होगी अपने गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। और मेथड मतलब वो तरीका जो ऑब्जेक्टिव को नहीं, इस स्ट्रेटेजी को कैसे काम, इस स्ट्रेटेजी की तरह कैसे काम करना है। मतलब इस मेथड, कौन सा मेथड फॉलो करना है आपको। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, मान लो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको दिल्ली पहुंचना है, और उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि आप बाई कार जाओगे, फिर आप वहां से बस लोगे, फिर आप वहां से ट्रेन लोगे। तो अब इसका क्या मेथड होगा, सबसे पहले आपको कार लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, बस लेनी पड़ेगी, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रेन लेनी पड़ेगी। और प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा, फिर कार में बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर कार वहां पर रुकेगी, फिर ये होगा प्रोसीजर, जहां जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप मतलब डिटेल में बात करो। तो दैट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ प्लान जो हमने यहां पर डिस्कस किए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास कि गीता लिमिटेड गिव इट सेल्स एग्जीक्यूटिव द डिफेक्टिव गुड्स दैट दे कुड सेल दिस गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब गीता लिमिटेड ने क्या बोला कि आप इसको उधार पे बेच दो, ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स है। ऑल्सो इट वॉज टोल्ड देम वेरी क्लियरली टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट इफ अप टू 1 month they did not make payment after the completion of this period they would have to pay interest for the whole period at the rate of 12%। मतलब उन्होंने ये भी बता दिया, क्लियर कट बता दिया कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे
एक महीने के अंदर तो हम आपसे 12% इंटरेस्ट लेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान मेंशन्ड अबव द बाय कोटिंग द लाइन। तो ध्यान से देखो, गीता लिमिटेड ने बेसिकली क्या किया, गीता लिमिटेड ने गेव इट सेल्स गिफ्ट द डिफेक्टिव गुड दैट दे कुड सेल देम ऑन क्रेडिट। मतलब उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया उसका कि भाई उसको कैसे उनको उधार पर बेचना है। और अब उन्होंने एक, इट वाज टोल्ड देम वेरी क्लियरली, मतलब गीता लिमिटेड ने अपने एग्जीक्यूटिव को क्लियरली बता दिया कि 1 महीने तक का क्रेडिट देना, उसके बाद कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं देना। मतलब इट इज द पॉलिसी। क्या बना दी है? पॉलिसी बना दी कंपनी की। भाई कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप 1 महीने तक पेमेंट नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो किस तरह प्लान, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि गुड्स बेचने हैं आपने। अब आपको पॉलिसी भी बता दी कि अगर आपको गुड बेच रहे हैं ना तो ये कंपनी की पॉलिसी फॉलो करनी है आपको। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, experts in the field of business started analyzing and forecasting impact on various social sector। मतलब जो बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। आनंद सूद, एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, attend a seminar and conference organized by legal experts to familiarize himself with this। मतलब एक आनंद सूद बिजनेसमैन था, उसने एक सेमिनार अटेंड किया ताकि उसको और जानकारी मिले लीगल एक्सपर्ट्स। He wanted to these forecast and conjecture to reduce the uncertainty in making decision for the future in his business. Which aspect of planning is highlighted in efforts situation? देखो, मतलब किसके बारे में बात की गई है इसके अंदर, प्लानिंग का कौन सा सिचुएशन की बात की गई। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो क्या करना चाहते हैं। जो एक आनंद सूद बिजनेसमैन था ना, वो बेसिकली क्या करना चाहता था, वो इसके बारे में और जानना चाहता था ताकि वो फोरकास्ट कर सके। तो देखो अभी तक उसने फोरकास्ट ही नहीं किया तो कोई अल्टरनेटिव चुनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई फॉलोअप का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक प्लान बना लिया और प्लानिंग प्रीमाइसिस को डेवलप करना चाहते हैं। प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है कि दिमाग के अंदर एक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, उससे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन उनको अभी क्लियर नहीं पता कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने उस चीज को अपने दिमाग में सोचना है ना, तो उसके लिए उन्होंने सेमिनार अटेंड करने शुरू कर दिए। मतलब वो किस फीचर के बारे में, किस प्लानिंग के स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। मतलब एक दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना जाता है ताकि उनको मेनली पता चल सके कि एक्चुअल से इसमें होगा क्या। फिर जाके वो इनसे डील करने के लिए अलग अलग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव कोर्स को चुनेंगे। तो अभी इसके बारे में, इसमें किसके बारे में बात करी गई है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस।